आज के इस डीप डाइव में ना एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति पर चर्चा करते हैं। मतलब कल्पना कीजिए कि पूरी दुनिया में आर्थिक उथल-पुथल मची हुई है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन्स लगभग टूटी हुई हैं और ग्लोबल मार्केट में तो भयंकर अनिश्चितता दिख ही रही है। बिल्कुल। और इन सब के बीच एक देश अपने कृषि निर्यात को $52 बिलियन के ऐतिहासिक पार ले जाता है। और इसका एक छोटा सा सुराग उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में छुपे एक नए ट्रेनिंग सेंटर में मिलता है। ये कनेक्शन सुनने में काफी हैरान करने वाला लगता है ना? तो आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ 30 अप्रैल 2026 की खबरों की हेडलाइंस नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि उन बिखरे हुए तारों को जोड़ रहे हैं जो ये बताते हैं कि कैसे एक छोटी सी लोकल पॉलिसी और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था आपस में गहराई से गुंथे हुए हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहूंगी कि ये जो कहानी है ना, ये इस बात का प्रमाण है कि आज के समय में कोई भी घटना शून्य में नहीं घटती, मतलब अकेले कुछ नहीं होता। हम अक्सर सूचनाओं की बाढ़ में इतने खो जाते हैं कि हमें लगता है जैसे हम अलग अलग डिब्बों में रखी घटनाओं को देख रहे हैं। हाँ, हम चीजों को अलग अलग बॉक्स में डाल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आज की ही घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो पता चलता है कि कैसे स्थानीय नीतियां, बुनियादी ढांचे के फैसले, वित्तीय बाजारों के नियमन और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, ये सब एक दूसरे पर सीधा असर डाल रहे हैं। और यही आज की इस चर्चा का मूल उद्देश्य भी है। इन सभी बिंदुओं को जोड़कर एक स्पष्ट तस्वीर उकेरना। तो चलिए इस तस्वीर को जीवन के सबसे बुनियादी आधारों से बनाना शुरू करते हैं। मेरा मतलब है स्वास्थ्य, जल और हमारे शहर। आज 30 अप्रैल है और हमारे स्रोत बताते हैं कि आज आयुष्मान भारत दिवस मनाया जा रहा है। हाँ, जिसका मुख्य उद्देश्य यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। बिल्कुल। लेकिन देखिए, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ अस्पताल और दवाइयां तो नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी से जुड़ी उत्तर प्रदेश की एक खबर ने मेरा ध्यान खींचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत पानी की आपूर्ति परियोजनाओं के लिए 10 साल की वारंटी और मेंटेनेंस प्रणाली की घोषणा की है। ये जो घोषणा है ना, ये भारतीय प्रशासनिक ढांचे में एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव का संकेत है। अगर हम पारंपरिक रूप से देखें तो हमारी सरकारी नीतियां सिर्फ निर्माण तक सीमित रही हैं। हाँ, मतलब ठेकेदारों ने पाइपलाइन बिछा दी, पानी की टंकी खड़ी कर दी और उनका काम खत्म हो गया। बिल्कुल। लेकिन ये 10 साल की वारंटी प्रणाली पूरे फोकस को उस निर्माण से हटाकर जवाबदेही और रखरखाव पर ले आती है। मतलब अगर व्यवस्था लंबे समय तक टिकाऊ ही नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। मतलब कागज पर तो वारंटी और गारंटी हर सरकारी प्रोजेक्ट में होती है ना। जमीनी हकीकत की बात करें तो अगर ठेकेदार 2 साल बाद अपनी कंपनी ही बंद कर दे या दिवालिया हो जाए तो इस 10 साल की वारंटी का क्या मतलब रह जाता है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा भर नहीं लगती? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक संदेह है। मुझे भी यही लगता अगर इसमें नए वित्तीय तंत्र शामिल ना होते। यहीं पर जो नए मैकेनिज्म्स हैं वो काम आते हैं। अच्छा, तो इसमें कुछ नया मैकेनिज्म भी है? हाँ, इस प्रणाली के तहत ठेकेदारों को जो भुगतान होता है वो एक मुश्त नहीं किया जाता। उनके भुगतान का एक बड़ा हिस्सा परफॉर्मेंस, बैंक गारंटी और एस्क्रो अकाउंट्स के रूप में रोक कर रखा जाता है। ओहो, मतलब पैसा फंसा रहता है उनका? बिल्कुल। और अगर पाइपलाइन 2 साल में टूटती है तो उसे ठीक करने का खर्च ठेकेदार की उसी रुकी हुई राशि से काटा जाएगा। ये कोई नैतिक अपील नहीं है, बल्कि ये ठेकेदारों की आर्थिक नब्ज पकड़ने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। इससे होता यह है कि ठेकेदार शुरुआत में ही घटिया सामग्री लगाने से डरता है। एकदम सही, क्योंकि उसे पता है कि अगले 1 दशक तक उसी सामग्री को मेंटेन करने का खर्च उसे ही उठाना पड़ेगा। और जब स्वच्छ पानी मिलेगा तो सीधे तौर पर बीमारियां कम होंगी, जो अंततः आयुष्मान भारत जैसे स्वास्थ्य बजट पर पड़ने वाले बोझ को ही तो कम करेगा। ये तो एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। और इसी प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की बात ना नई दिल्ली से भी आ रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट का अनावरण किया है। जो बड़े शहरों के शहरी प्रशासन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। हाँ, इसे देखकर मुझे एक एनालॉजी समझ आती है। जैसे आज के समय में अगर कोई एक बहुत महंगा और बेहतरीन हार्डवेयर वाला स्मार्टफोन खरीद ले, लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत खराब और धीमा हो, तो वो फोन किसी काम का नहीं है। बिल्कुल, वो हैंग ही करता रहेगा। ठीक वैसे ही हम शहरों में कितने भी फ्लाईओवर्स और गगनचुंबी इमारतें क्यों ना बना ले, अगर शहर का प्रशासनिक ढांचा या कह लें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कमजोर है तो वो शहर कभी स्मार्ट नहीं बन सकता।
ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। नीति आयोग की रिपोर्ट का पूरा जोर इसी सॉफ्टवेयर को सुधारने पर है, जैसे कि नगर निगमों की वित्तीय आज़ादी, कचरा प्रबंधन की नीतियां और सबसे ज़रूरी शहरी नियोजन में डेटा का उपयोग। और जब हम डेटा और पूर्वानुमान की बात करते हैं ना, तो इस इकोसिस्टम का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है, हमारा मौसम। हाँ, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने महाबलेश्वर में मिशन मौसम के तहत एक आधुनिक डॉपलर वेदर रडार विकसित किया है। मौसम की सटीक भविष्यवाणी। आमतौर पर शहरी लोगों के लिए मौसम की भविष्यवाणी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आज ऑफिस जाते हुए छाता साथ ली जाना है या नहीं। हाँ, बस इतना ही सोचते हैं लोग। लेकिन जब हम व्यापक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो यह डॉपलर रडार सिर्फ बारिश का अनुमान नहीं लगाता, बल्कि यह हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़े सुरक्षा कवच का काम करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब अगर हमें पता हो कि मॉनसून का पैटर्न क्या होगा, तो बुआई और कटाई की पूरी रणनीति ही बदल जाती है। और यहीं से हम उस $52 बिलियन वाले चौंकाने वाले आंकड़े पर आते हैं, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। हाँ, और ये लिंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मौसम, पानी और प्रशासन की बात करते हैं, तो इन सब का सीधा असर खेतों की पैदावार पे पड़ता है। तो हमारे स्रोतों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कृषि निर्यात बढ़कर $52.55 बिलियन हो गया है। मुझे सच में ये बात हैरान करती है कि जब पूरी दुनिया में व्यापार युद्ध चल रहे हैं और सप्लाई चेन इतनी बुरी तरह प्रभावित है, तो ये इतना बड़ा उछाल कैसे आया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। संस्था है एपीडा, जी। वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 15 करोड़ रुपए का एक एग्रो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित कर रही है। मतलब 15 करोड़ रुपए तो एक बहुत छोटी रकम लगती है ना, जब हम $52 बिलियन के निर्यात की बात कर रहे हो। जी। तो पीलीभीत जैसे छोटे शहर का ये सेंटर वैश्विक व्यापार से कैसे जुड़ता है? देखिए, ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि ये हमें काम करने के असली तरीके या मैकेनिज्म को समझाता है। $52 बिलियन का निर्यात सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ा कि हमारे यहाँ अचानक से मौसम बहुत अच्छा हो गया था या हमने बहुत सारा अनाज उगा लिया। तो फिर क्या कारण था? ये निर्यात इसलिए बढ़ा क्योंकि हम अब वैश्विक मानकों को पूरा कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि यूरोपीय संघ या अमेरिका में हमारे कृषि उत्पाद अक्सर कीटनाशकों की अधिक मात्रा या फाइटोसैनिटरी नियमों के कारण खारिज कर दिए जाते थे। ओहो, मतलब क्वालिटी इश्यूज की वजह से माल वापस आ जाता था। बिल्कुल। अब पीलीभीत का ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, ये किसानों को यही सिखाने के लिए है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बासमती और जैविक उत्पादों के असली मानक क्या हैं। उन्हें वहाँ बाकायदा बताया जाता है कि फसल में रसायनों का उपयोग कितना करना है और कब करना है। अच्छा, तो मतलब ये 15 करोड़ रुपए सिर्फ एक ईंट पत्थर की इमारत के लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये किसानों के व्यवहार परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज में किया गया एक बहुत बड़ा निवेश है, और यही बदलाव करोड़ों डॉलर के निर्यात को सुनिश्चित करता है। समझ गया। यानी हम लोकल उत्पादों को ग्लोबल मानकों के सांचे में ढाल रहे हैं। और ग्लोबल व्यापार की बात करें, तो भारत और केन्या के बीच नैरोबी में 10वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक हुई है। हाँ, जहाँ दोनों देशों ने सीमा शुल्क सहयोग पर एक समझौता किया है। आमतौर पर ना ऐसे कस्टम्स वाले समझौते बहुत तकनीकी लगते हैं, लेकिन असल में ये कस्टम अधिकारियों के बीच रियल टाइम डेटा साझा करने की व्यवस्था है, ताकि बंदरगाहों पर सामान हफ्तों तक फंसा न रहे। बिल्कुल। और यही छोटी छोटी रुकावटें दूर करने से ही तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगम होता है। लेकिन आज के समय में ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ मुनाफे की बैलेंस शीट तक सीमित नहीं रह गया है। मतलब और क्या जुड़ गया इसमें? अब पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी नीतियां भी अर्थशास्त्र का केंद्र बन चुकी हैं। जैसे नाइजीरिया का उदाहरण लीजिए, उन्होंने अपने राजकोषीय सुधारों के तहत उच्च उत्सर्जन वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन नाइजीरिया का ये ग्रीन टैक्स, क्या ये सिर्फ एक दिखावा नहीं है? मतलब एक विकासशील देश जिसे इस समय तेज औद्योगिकरण और आर्थिक विकास की सख्त जरूरत है, वहां उच्च उत्सर्जन वाले वाहनों पर टैक्स लगाना क्या उनकी अपनी अर्थव्यवस्था को धीमा नहीं कर देगा? क्या ये उनके लिए एक तरह का सेल्फ गोल नहीं है? पहली नजर में देखने पर तो ये बिल्कुल सेल्फ गोल लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे राजकोषीय समझदारी के नजरिए से गहराई से देखें तो ये एक बहुत ही दूरदर्शी कदम है। नाइजीरिया ये समझ रहा है कि बेतहाशा प्रदूषण का मतलब है भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी खर्च। बिल्कुल। और जलवायु परिवर्तन के कारण जो बुनियादी ढांचे का विनाश होगा, वो अलग। बिल्कुल। तो उच्च उत्सर्जन वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाकर वे असल में दो काम एक साथ कर रहे हैं। पहला, वे सरकार के लिए एक नया राजस्व मॉडल तैयार कर रहे हैं, और दूसरा,
वे लंबी अवधि में होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय नुकसान को कम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वे आज की छोटी सी आर्थिक कीमत चुकाकर भविष्य की बहुत बड़ी तबाही से बच रहे हैं। बिल्कुल सही। ये नजरिया वाकई पूरी तस्वीर को बदल देता है। पर्यावरण को ताक पर रखकर कोई भी आर्थिक विकास लंबी अवधि तक तो टिक ही नहीं सकता। और जब हम लंबी अवधि के आर्थिक विकास और बैलेंस शीट की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए थोड़ा वित्तीय बाजारों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। हाँ, यहाँ काफी हलचल है। यहाँ ना आम इंसान के लिए चीजें बहुत उलझी हुई हैं। हमारे स्रोतों में कुछ खबरें हैं जो आपस में टकराती हुई महसूस होती हैं। जैसे एक तरफ रिजर्व बैंक ने वन मोबीक्विक सिस्टम्स लिमिटेड को NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का दर्जा दे दिया है। जिससे मोबीक्विक अब मुख्य धारा की विनियमित ऋण कारोबार में आसानी से उतर सकता है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। Yes. लेकिन दूसरी तरफ उसी रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने पर बंधन बैंक पर भारी जुर्माना लगा दिया है। इतना ही नहीं, बाजार नियामक से भी स्टॉक ब्रोकर्स के नेटवर्थ की गणना के लिए नए और बेहद सख्त मानदंड ला रहा है। हाँ, वो रूल्स काफी कड़े कर दिए गए हैं। और इन सब के ऊपर से HSBC ने भारत के इक्विटी आउटलुक को कम कर दिया है, ये कहते हुए कि वैश्विक मुद्रास्फीति और ऊर्जा की उच्च कीमतों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। मतलब एक तरफ नए लाइसेंस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जुर्माने लग रहे हैं और विदेशी संस्थाएं रेटिंग गिरा रही हैं। बाजार में आखिर चल क्या रहा है? क्या ये डरने का समय है? अगर हम इन सभी घटनाओं को एक व्यापक आर्थिक लेंस से देखें, तो ये कोई विरोधाभास नहीं है। ये असल में एक परिपक्व होती अर्थव्यवस्था में मैक्रो और माइक्रो के बीच का संतुलन है। HSBC की जो चेतावनी है वो मैक्रो या वैश्विक स्तर की है। अच्छा, ग्लोबल लेवल की बात है। हाँ, वे कह रहे हैं कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें और महंगाई बढ़ रही है, जिसका असर भारत की बड़ी कंपनियों के मुनाफे पर पड़ेगा। ये एक बाहरी वास्तविकता है जिसे हम नकार नहीं सकते। और रिजर्व बैंक और CB की जो सख्ती है, उसका क्या? वो इसके साथ कैसे जुड़ती है? देखिए, जब बाहरी तूफान आने की आशंका हो तो आप क्या करते हैं? आप अपने घर की नींव मजबूत करते हैं। सही बात है। सेबी जो स्टॉक ब्रोकर्स के लिए नेट वर्थ के नियम सख्त कर रहा है, उसका सीधा सा मतलब है कि ब्रोकर के पास अपना खुद का पर्याप्त पैसा होना चाहिए, ताकि अगर कल को बाजार क्रैश हो भी जाए तो ब्रोकर दिवालिया न हो और आम खुदरा निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे। और बंधन बैंक पर जो जुर्माना लगा है, वो भी इसी दिशा में है। बिल्कुल, नियामक बस ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि बैंक्स के बही खाते बिल्कुल साफ हों। ये कोई डरने की बात नहीं है, बल्कि ये एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट है जो पूरे सिस्टम की सफाई कर रहा है। तो फिर मोबीक्विक जैसी नई फिनटेक कंपनी को नया लाइसेंस मिलना, ये इस कहानी में कहाँ फिट बैठता है? ये दिखाता है कि विदेशी निवेशक भले ही वैश्विक कारणों से हमारी मैक्रो इकोनॉमी को लेकर थोड़े सतर्क हो, लेकिन हमारे खुद के नियामक हमारी डोमेस्टिक खपत और माइक्रो क्रेडिट पर बहुत भारी दांव लगा रहे हैं। अच्छा, मतलब लोकल लेवल पर ऋण देना। हाँ, वे जानते हैं कि भारत के दूर दराज के इलाकों में छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को ऋण की बहुत जरूरत है, और मोबीक्विक जैसी कंपनियां अपनी तकनीक के जरिए वहां आसानी से पहुंच सकती हैं। कुल मिलाकर ये एक ऐसा समय है जहां रेगुलेटर्स नए प्रयोगों को बढ़ावा तो दे रहे हैं, लेकिन बेहद सख्त निगरानी के साथ। ये वाकई में एक बहुत ही स्पष्ट करने वाला विश्लेषण है। किसी भी मजबूत संस्था, अर्थव्यवस्था या व्यवस्था को सही दिशा में ले जाने के लिए ना ऐसी ही सख्त और दूरदर्शी लीडरशिप की आवश्यकता होती है। हमारे स्रोतों में आज कॉरपोरेट दुनिया और नेतृत्व को लेकर भी काफी हलचल दिखाई दे रही है। हाँ, कई नई नियुक्तियां हुई हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अंतरिम CEO के रूप में नीतू शर्मा की नियुक्ति हुई है। रिजर्व बैंक ने करूर वैश्य बैंक के MD और CEO के पद पर रमेश बाबू की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और वीजा ने सुरेश सेठी को भारत और दक्षिण एशिया का ग्रुप कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। नेतृत्व में ये जो स्थिरता होती है और ये नए चेहरे हमेशा बाजार में एक नया विश्वास जगाते हैं। बिल्कुल, लेकिन इन सब में मेरी नजर जिस खास खबर पर जाकर रुकी, वो थी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC के वैश्विक विस्तार की खबर। हाँ, संजय जमाजार वाली खबर। हाँ, उन्हें दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का CEO बनाया गया है। अब तक हम यही जानते थे कि दिल्ली मेट्रो सिर्फ भारत के शहरों में मेट्रो बनाती है, लेकिन अब यह संस्था दूसरे देशों में जाकर कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग सेवाएं देगी। ये भारत के तकनीकी विकास के एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट का उदाहरण है। मतलब कुछ दशक पहले तक हम बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पश्चिमी देशों या जापान की तकनीकी विशेषज्ञता पर पूरी तरह निर्भर थे। हाँ, उनसे सीखते थे हम। बिल्कुल, लेकिन DMRC का ये वैश्विक विस्तार हमारी बढ़ती सॉफ्ट पावर का प्रतीक है।
हम अब केवल तकनीक के आयातक नहीं रहे हैं, बल्कि हम अब एक बहुत ही जटिल शहरी परिवहन प्रणाली को सफलतापूर्वक चलाने की अपनी खुद की विशेषज्ञता का निर्यात कर रहे हैं। और ये विशेषज्ञता और इनोवेशन की बात न केवल इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की एक घोषणा ने मुझे खेलों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। वो मुफ्त आईपी पंजीकरण वाली घोषणा। हाँ, उन्होंने खेलों से जुड़े नवाचारों के लिए 3 साल तक मुफ्त बौद्धिक संपदा या आईपी पंजीकरण की घोषणा की है। पहले मुझे लगता था कि खेलों में आईपी का मतलब सिर्फ किसी टीम का लोगो या उनकी जर्सी का डिजाइन ही होता होगा। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो ज्यादातर लोगों को होती है। आधुनिक खेल विज्ञान में इनोवेशन बहुत ही गहरे स्तर पर होता है। ये सिर्फ जर्सी के डिजाइन की बात नहीं रह गई है अब। तो इसमें और क्या-क्या आता है? ये उन एरोडायनामिक फैब्रिक्स की बात है जो एक धावक के समय को माइक्रोसेकंड्स में कम कर सकते हैं। ये उन जूतों की बात है जिनमें ऐसे सेंसर लगे होते हैं जो एथलीट के बायोमैकेनिक्स का पूरा डेटा देते हैं। ये चोट से उबारने वाली नई थेरेपी मशीनों के पेटेंट की बात है। बाप रे, तो पूरा एक विज्ञान है। बिल्कुल। मंत्री जी की ये घोषणा भारतीय शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को प्रेरित कर रही है कि वे खेल को सिर्फ मनोरंजन के नजरिए से न देखें, बल्कि एक अरबों डॉलर के स्पोर्ट्स टेक उद्योग के रूप में देखें। और जब खेल को इतनी गंभीरता से लिया जाता है ना, तो उसका सीधा असर जमीनी प्रदर्शन पर भी दिखाई देता है। हमारे युवा एथलीट्स का प्रदर्शन इस बात की गवाही दे रहा है। हाँ, रीसेंट रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं। पंजाब एफसी ने AIFF एलीट यूथ लीग 2025-26 का खिताब बहुत बड़े अंतर से जीता है, जो भारत में फुटबॉल की एक नई और मजबूत पीढ़ी के तैयार होने का बहुत बड़ा संकेत है। और बात सिर्फ फुटबॉल तक सीमित नहीं है। राष्ट्रमंडल युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भी भारतीय एथलीटों ने जो कई स्वर्ण पदक जीते हैं, वो भी इसी मजबूत बुनियादी ढांचे का ही तो परिणाम है। बिल्कुल। और खेलों के प्रशासन के स्तर पर भी एक बड़ा सुधारात्मक कदम उठाया गया है आज। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने ये फैसला किया है कि अब अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग पैरास्पोर्ट का संचालन सीधे वैश्विक शूटिंग संस्था ISSF द्वारा किया जाएगा। ये खेलों को अधिक समावेशी और पेशेवर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा संगठनात्मक बदलाव है। खेलों में ये नवाचार, युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और कूटनीति में हमारी बढ़ती भूमिका, ये सब एक ऐसे नए भारत की तस्वीर पेश करते हैं जो न सिर्फ अपनी जमीन पर मजबूती से खड़ा है, बल्कि अंतरिक्ष की असीम गहराइयों को भी छूना चाहता है। और अंतरिक्ष से जुड़ी आज की कूटनीतिक खबर सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉर्डन औद्योगिक रूप से आर्टेमिस समझौते में शामिल हो गया है। हाँ, इस आर्टेमिस समझौते का सीधा संबंध अमेरिका के नासा द्वारा चंद्रमा पर वापस जाने और मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजने से है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने या वहां पहुंचने के बारे में नहीं है। आर्टेमिस समझौता वास्तव में अंतरिक्ष के लिए एक तरह की आचार संहिता या रूल बुक है। रूल बुक किस लिए? देखिए, जैसे जैसे देश चंद्रमा और क्षुद्र ग्रहों पर संसाधनों के खनन की ओर बढ़ रहे हैं ना, वहां आपस में संघर्ष की आशंका बहुत बढ़ जाती है। ये समझौता ये सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष की खोज शांतिपूर्ण हो, डेटा पारदर्शी तरीके से साझा किया जाए और किसी भी देश का कोई एकाधिकार न हो। अच्छा, मतलब स्पेस में कोई लड़ाई ना हो। हाँ, जॉर्डन जैसे देशों का इसमें शामिल होना ये दिखाता है कि अंतरिक्ष अब केवल महाशक्तियों की जागीर नहीं रहा है। और भारत भी इस अंतरिक्ष विज्ञान में लगातार अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरु में भारतीय तारा भौतिकी संस्थान में एक नई उन्नत सुविधा का उद्घाटन किया है। हाँ, जो एक बहुत बड़ा कदम है। ये नई सुविधा हमारे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के रहस्यों को और अधिक सटीकता से समझने में मदद करेगी। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही अद्भुत विरोधाभास उभर कर आता है। अच्छा, वो क्या? देखिए, एक तरफ हम आर्टेमिस समझौते और बेंगलुरु की नई एस्ट्रोफिजिक्स सुविधा के माध्यम से लाखों किलोमीटर दूर तारों और ग्रहों की ओर देख रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास सीमा सड़क संगठन यानी BRO के प्रोजेक्ट दांतक की खबर है। प्रोजेक्ट दांतक। हाँ, प्रोजेक्ट दांतक ने भूटान की राजधानी थिम्पू में अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। मतलब जरा सोचिए, एक तरफ अंतरिक्ष की असीमित उड़ान है और दूसरी तरफ एक भारतीय संगठन पिछले 66 सालों से अपने पड़ोसी देश में जमीन पर सड़कें और पुल बना रहा है ताकि लोगों के बीच दूरियां कम हो। इसे मैं विरोधाभास नहीं कहूंगी। ये असल में मानव सभ्यता का सबसे खूबसूरत पहलू है। ये बताता है कि ज्ञान, सहयोग और विकास की सच में कोई सीमा नहीं होती।
हम एक ही समय में अंतरिक्ष के रहस्यों को भी सुलझा सकते हैं और जमीन पर अपने पड़ोसियों के साथ एक मजबूत विरासत का निर्माण भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये बात तो है। और जब हम विरासत या लेगेसी की बात करते हैं ना, तो समय की अपनी एक अलग गति होती है। आज हमारे स्रोतों में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तियों की निधन की भी खबर है। हाँ, ये एक अत्यंत दुखद लेकिन विचारणीय क्षण है। दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारक मुनि नारायण प्रसाद का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके विचार और दर्शन ने न जाने कितने लोगों को जीवन का असली अर्थ समझने में मदद की। और वहीं दूसरी तरफ उद्योगपति शिव रतन अग्रवाल का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। उन्होंने अपने जीवन काल में एक विशाल औद्योगिक साम्राज्य खड़ा किया और हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। इन दोनों के जीवन और उनके जाने की खबर ना हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि अंततः हम अपने पीछे समाज के लिए क्या छोड़कर जाते हैं। मतलब एक ने अपने जीवन में आध्यात्मिक विचारों की अमूल्य बौद्धिक संपत्ति छोड़ी जो हमारी आत्मा को रास्ता दिखाती है, और दूसरे ने एक आर्थिक और भौतिक ढांचा खड़ा किया जो समाज की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मानव जाति की प्रगति के लिए इन दोनों ही पहलुओं का होना बहुत आवश्यक है। चाहे वो मुनि नारायण प्रसाद का दार्शनिक चिंतन हो, शिव रतन अग्रवाल का औद्योगिक विजन हो, प्रोजेक्ट दांतक की वो सड़कें हों, या फिर आर्टेमिस समझौते के तहत अंतरिक्ष की खोज, ये सभी ना इस एक ही विशाल मानव यात्रा के अलग अलग अध्याय हैं। कितना व्यापक नजरिया है ये। तो आज की इस लंबी और विचारोत्तेजक चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते हुए अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो हमने सच में बहुत कुछ समेटा है। हाँ, आज काफी सारे विषयों पर बात हुई। हमने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पानी की वारंटी सुनिश्चित करने वाला एक प्रशासनिक नियम आम आदमी के स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है। हमने ये भी समझा कि भारत का $52 बिलियन का कृषि निर्यात सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि पीलीभीत जैसे शहरों में हो रहे व्यवहार परिवर्तन का सीधा नतीजा है। और हमने यह भी बहुत गहराई से जाना कि जब HSBC वैश्विक मंदी की चेतावनी देता है तो सेबी और रिजर्व बैंक की सख्ती किसी डर का संकेत नहीं है, बल्कि वो एक स्ट्रेस टेस्ट है। बिल्कुल, वो हमारे घरेलू आर्थिक सिस्टम को मजबूत करने और निवेशकों की सुरक्षा का एक बहुत ही जरूरी स्ट्रेस टेस्ट है। खबरें हमें ये स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि दुनिया एक अभूतपूर्व गति से बदल रही है और हम इस बदलाव के मूक दर्शक नहीं हैं, बल्कि एक सक्रिय भागीदार हैं। ये बिल्कुल सच है। और इस चर्चा को विराम देते हुए ना मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहूंगी जो शायद सुनने वालों के मस्तिष्क में लंबे समय तक गूंजता रहे। हाँ बिल्कुल, बताइए। आज हमने देखा कि पृथ्वी पर नाइजीरिया अपने देश में प्रदूषण कम करने के लिए उच्च उत्सर्जन वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगा रहा है और भारत मौसम की अनिश्चितताओं से बचने के लिए डॉपलर रडार विकसित कर रहा है। यानी हम अभी भी पृथ्वी की प्रशासनिक और पर्यावरणीय समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं। हाँ, संघर्ष तो जारी है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब आर्टेमिस समझौते के तहत इंसान चांद या मंगल पर अपनी बस्तियां बसाएगा, तो क्या हम पृथ्वी की इन पुरानी प्रशासनिक कमियों और पर्यावरणीय गलतियों को अपने साथ वहां भी ले जाएंगे? ये तो बहुत ही। या फिर क्या वहां मंगल ग्रह पर भी हमें स्वच्छ पानी के लिए एक नए जल जीवन मिशन या नई नीतियां बनाने के लिए एक और नीति आयोग की आवश्यकता पड़ेगी? ये सच में एक बेहद गहरा और बेचैन करने वाला सवाल है। इसलिए जब भी रात के समय उस अनंत आसमान और टिमटिमाते तारों की ओर नजर जाती है ना, तो ये सोचना बड़ा दिलचस्प होता है कि इस नीली पृथ्वी की समस्याओं को सुलझाना और उस असीम अंतरिक्ष की खोज करना वास्तव में एक ही सिक्के के 2 पहलू कैसे हो सकते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी इसी तरह सूचनाओं की परतों को खोलते रहेंगे और उनके पीछे छिपे अर्थ तलाशते रहेंगे। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए।